हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमनी लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और ये जो आप गद्यांश देख रहे हो ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे हिंदी के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो और आपको बताना है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, लिखा है कुसंग का ज्वर। जो कुसंग का ज्वर है सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जो बुद्धि होता है उसे भी खत्म कर देता है। और किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी। अगर कोई युवा पुरुष है और उसकी जो संगति होगी वो बुरी होगी, जैसे उनके साथ जो है बुरे संगत वाले लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अगर किसी के पैर में चक्की बांध दिया जाए तो वो ना आगे बढ़ पाता है, ठीक है, और वहीं गिर भी जाता है। ठीक है, जो उसे दिन व दिन अवनति के गड्ढे में गिराती है, मतलब उन्नत नहीं कर पाते हैं, वो दिन व दिन गड्ढे में जाते हैं। ठीक, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती है या उठाती जाएगी। तो यहां सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो आपका गद्यांश है उसका आपको क्या लिखना है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ मतलब ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। सेकंड नंबर बा यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो ये आपका रेखांकित अंश है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसका आपको व्याख्या करना है जो रेखांकित अंश है, और एक क्वेश्चन को आपको आंसर देना है युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क के आएंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका जो गद्यांश है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ के जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों को सोचता हूं कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो मैं आपको ना पढ़ाऊं, और बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई भी टॉपिक ना रहे कि मैंने नहीं पढ़ाया है और आप लोग छोड़कर चले आए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग अगर वीडियोज को देख रहे हो सारे वीडियोज को, तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी सब्जेक्ट में आपका एक भी टॉपिक छूट जाए। क्योंकि अभी जितना तैयारी कराया गया है उतना तो कराया गया है, और अब से आप लोगों की बहुत बड़ी क्लास स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में वही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि यार सारे क्वेश्चन देखा करो जो मैं आपको पढ़ाता हूं। तो यहां सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखने वाले हैं। इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, आपको पता है संदर्भ तो काफी ज्यादा इजी होता है, सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन आपको विलेक एंड विल्यू पेन के यूज से ही संदर्भ लिखना है। बहुत सारे बच्चे केवल विल्यू पेन से ही लिख देते हैं, नहीं, आपको विलेक का भी यूज करना है, विल्यू का भी। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत, यानी कि आपको डालना है प्रस्तुत गद्यावतरण। प्रस्तुत गद्यावतरण, ठीक है। अब आप देखो यहां मैं आपको कई तरीके से संदर्भ लिख सकते हो। यहां मैं पहले लिख दूंगा जो इसके लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, यानी कि यहां आपको बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि अगर आप इसे बिल्कुल सही लिखोगे तो एग्जामिनर का मेन फोकस आपके संदर्भ पर ही रहता है। ठीक है, लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, फिर यहां आपको डालना है हिंदी। क्या डालना है, ऐसे कॉमा लगाकर, हिंदी के गद्य खंड है ना, ये गद्य खंड, यहां भी आप छोटा छोटा कॉमा लगा दो। ठीक है, गद्य खंड में संकलित, बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसे लिख दोगे
तो एक भी मार्क आपका नहीं कटेगा। संकलित, ठीक है। और ये जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? मित्रता। क्या है? मित्रता, ठीक है, मित्रता नामक। और ये जो आपका मित्रता है एक निबंध है। क्या है? किस विधा पर है? निबंध विधा पर। निबंध से अवतरित है। क्या है? अवतरित है। बस इस तरह से आपको लिखना है संदर्भ, और फुल आपको मार्क मिलेगा, 2 में 2 मार्क। क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे, ये सबसे सटीक तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है संदर्भ लिखने का आपका गद्यांश का। अब फिर आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो आपका ये रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। तो फिर व्याख्या मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिखा हूं, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या देखो बहुत अच्छी तरीका से मैंने समझाया है। तो यहां देखो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है। तो देखो ये जो आपका रेखांकित अंश है इसको आप पहले ध्यान से पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को कुछ व्याख्या आपके मन में आ जाए। जैसे लिखा हुआ है, मानव जीवन में जो युवा अवस्था होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो युवा अवस्था होता है, कोई भी मानव है, कोई भी मनुष्य है, उसका जो युवा अवस्था होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कुसंगित किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। ध्यान से समझना है, जो कुसंगित व्यक्ति हैं, जो कुसंगित व्यक्ति हैं, बुरे संगति वाले हैं, ठीक है, किसी युवा, जो कोई भी युवा मनुष्य की सारी प्रगति, प्रगति मतलब उन्नति, ठीक है, उन्नति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी सा पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता वरन उसे गिरा देता है। अगर पैर में कोई बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाए तो वो मनुष्य जो है आगे नहीं बढ़ पाता बल्कि वो गिर जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति कुसंगित है, ठीक है, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाता, इसी पत्थर के समान एक स्थान पर बंधा रहता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता बल्कि वो गिर जाता है, ठीक है। और इसी आपको देखो इसी प्रकार कुसंगित में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। जो कुसंग में लिप्त हैं उनका क्या होने लगता है? पतन होने लगता है, और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। और इसके विपरीत मतलब जो अच्छी संगति वाले हैं, बुरे संगत वाले का ये हाल होता है, लेकिन जो अच्छी संगत वाले हैं, अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होता है जो हमें गिरने नहीं देती। मतलब वो हमें गिरने नहीं देती, क्योंकि वो भारी पत्थर के समान हमारे पैर में नहीं बंधती हैं, ठीक है, गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती हैं और जीवन को शुद्ध, सावित्र तथा उन्नति बनाती हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे व्यक्ति का साथ करोगे तो आप जीवन में प्रगति करोगे, उन्नति करोगे, ठीक है, आपका जीवन सुखी होगा। लेकिन अगर कहीं आप बुरे व्यक्ति का साथ कर लिए तो फिर जैसे पैर में एक बड़ा सा पत्थर बांध दो तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, उसी प्रकार से अगर आप बुरे व्यक्ति का संगत कर लोगे तो आप ना ही प्रगति कर पाओगे, ना ही उन्नति कर पाओगे, और ना ही आपका जीवन शुद्ध होगा, ठीक है। तो यहां आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी है। देख सकते हो सारी चीजें लिखा है, इसी चीज को मैंने बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से लिख दिया। देखो वही चीज लिखा हुआ है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। उसी तरह से मैंने भी लिखा है, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने व्याख्या किया है। अगर आप ऐसे कर दोगे, ये VIMP हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, इसीलिए मैंने कहा इसको जरूर नोट कर लेना। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, यहां देखो 7 नंबर कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। जो युवा पुरुष है उनकी संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो यहां आपको ध्यान से देखना होगा क्या कहा गया है युवा पुरुष के संगति के बारे में। देखो कहा क्या गया है कि युवा पुरुष की बुरी संगत उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति है उसका संगति बुरा होगा तो वो उन्नति नहीं कर पाएगा, ठीक है। अवनति मतलब अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी संगति होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी।
अगर उसकी संगति अच्छी होगी, उसका साथ अच्छा होगा, तो वो हमेशा उन्नति करेगा। तो भाई अब आपके हाथ में है, आप अच्छी संगति वाली के साथ रहोगे या फिर बुरी संगति वाली के साथ। इस जो आपका चैप्टर, इससे हमें बहुत सारा सीख मिलता है, ठीक है, क्योंकि आज से आपको सीख मिल गया कि हमेशा आपको अच्छे संगति वाली के साथ रहना चाहिए। तो अगर आप ऐसा लिख दोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 6 मार्क मिल जाएगा, और ये आपके लिए VIMP भी है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से देखना है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो फिर कमेंट करना, मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर आपको आता है ऑलरेडी तो भी आपको ध्यान से देखना है कि आपको पता चल जाए आखिर हमें संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब ज्यादा समय नहीं है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी लगातार करनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग संदर्भ देखते हैं। ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी पता है तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो, प्रस्तुत जो आपका दोहा है कविवर बिहारी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? इनके जो बिहारी लाल जी इसके लेखक कवि हैं, कवि। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है भक्ति, ठीक है, भक्ति। तो फिर अब हम लोग समझेंगे पूरी चीजें। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत जो दोहा है, ये आपका एक दोहा है, इसका आप उदाहरण लिख सकते हो दोहे में, ठीक है। प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत दोहा कविवर, कविवर। अब आपको इसके जो कवि हैं यानी कि बिहारी, इसको आपको ब्लैक से लिखना है, ठीक है, बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित। और ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है बिहारी जी का, वही से लिया गया है। बिहारी सतसई, क्या है? बिहारी सतसई। ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना, बिहारी सतसई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, और यहां आपको हिंदी लिखना है बट ब्लैक से। इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि ब्लैक एंड ब्लू पेन का बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे लिखोगे कि काव्य खंड, या आपका काव्य खंड है या फिर इसे पद्य खंड कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गद्य खंड और एक काव्य खंड होता है, ठीक है। में संकलित भक्ति, क्या है? भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। जहां मैंने ब्लैक पेन का यूज किया है वो आप लोग ब्लैक पेन का यूज करो, काफी बेटर लगेगा, काफी सुंदर लगेगा, ठीक है। अब आपको प्रसंग लिखना है। सबसे पहले यहां लिखा गया है कि दुसह दुराज पर जानु कहो, क्यों ना बढ़े दुख दंडु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मानस मावस रविचंदु। ठीक है, लिखा है कि दुसह दुराज पर जानु कहे, क्यों ना बढ़े दुख दंडु, और अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंदु। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रसंग देख लो। देखो, प्रसंग में आपको छोटा सा बात लिख दो, ठीक है, कोई बड़ा बात आपको प्रसंग में नहीं लिखना है, लिख दो प्रस्तुत दोहे में दो राजा, दो राजाओं के शासन से
उत्पन्न कष्ट क्या है? जो उत्पन्न कष्ट है या कष्टों को लिख दो, मतलब कष्टों का वर्णन किया गया है। जैसे अगर एक एक मतलब राज्य में दो राजाओं का शासन हो तो इससे जो दुख दंड है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। व्याख्या में सब कुछ समझ में आ जाएगा। कवि का कथन है या कवि का कहना है कि एक देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। वही कह रहा है कि दुस्सह दुराज पर जानु क्यों ना बढ़े दुख दंडो। अगर एक देश में दो राजा हैं तो जो जनता है या प्रजा है कि दुख दंड और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और दुहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्रमा एक ही रात में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सूर्य भी मतलब उजाला देता है और चंद्रमा भी, और अगर दोनों एक साथ में निकल आए तो बहुत चटक घाम यानी कि धूप हो जाए और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अमावस्या की रात में ये दोनों एक साथ निकलते हैं और होता क्या है, बहुत ज्यादा अंधकार हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर दो राजा एक देश में होंगे तो उस देश की प्रजा को बहुत ज्यादा दुख दंड होगा, क्योंकि एक राजा जो है, एक राजा का मांग कुछ और है, दूसरे राजा का मांग कुछ और है। अगर एक राजा एक जनता को अगर मार दिया तो दूसरा राजा दो जनता को मारेगा, तो भाई ऐसे में उनका दुख जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कोई भी अगर दिक्कत हो तो वो सारा दूर हो जाए। फिर यहां आ जाओ, ये है संस्कृत का पद्यांश और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी बताते चलें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सब कुछ बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारा चीज सॉल्व कराऊंगा। केवल आप लोग ध्यान से पढ़ो, अपने टारगेट पर फोकस करो, जो आपका लक्ष्य है उसके पीछे चलो। ठीक है, जैसा मैंने कहा है कि बुरी संगति बिल्कुल ना करो, क्योंकि वही चीज आपको पूरे मतलब संसार को अंधकार कर देगा। आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा अगर बुरी संगति करोगे। अच्छी संगति करो, फिर आप देखो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और फिर आप बहुत आगे भी जाओगे। ठीक है, और आप लोग ध्यान से पढ़ो, और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो टॉपर अब की बार आप लोग ही बनोगे। देखो लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कसीचित् दुःख भाग भवेत्। तो यहाँ आपको इसकी सबसे पहले व्याख्या आनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको संदर्भ भी लिखना पड़ता है, प्रसंग भी लिखना पड़ता है और व्याख्या भी लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन संदर्भ प्रसंग में आपको लिखकर समझा दूंगा। सबसे पहले ये लिखा है और ये आपको केवल याद रखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। इसमें कोई भी लेखक या कवि नहीं होते, इसमें आपको चैप्टर याद रखना है। और ये एक श्लोक है, ठीक है, यही श्लोक आप बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, जो आपका श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहां आपको हिंदी तो भाई ब्लैक से लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए। हिंदी क्या लिखा है, हिंदी के संस्कृत खंड, इसमें आपको संस्कृत खंड लिखना है। संस्कृत खंड के, अब यहां आपको चैप्टर का नाम लिखना है। इस चैप्टर का नाम जो है वो है भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। तो ये आपको सबसे पहले श्लोक लिखना है, श्लोक नहीं संदर्भ लिखना है इस श्लोक का, और फिर आपको थोड़ा सा प्रसंग लिख देना है जो इसके मतलब इसमें जो जिसके बारे में बताया गया है, जिस चीज के बारे में बताया गया है। जैसे जो आपका प्रस्तुत श्लोक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है, इसमें आपको छोटा सा एक लाइन में लिखना पड़ता है। जो प्रस्तुत श्लोक है, श्लोक में भारतीयों की
मूल भावना, किसकी? मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। मूल भावना पर, जो इनकी मनुष्य की मूल भावना है उस पर प्रकाश डाला गया है। यहां व्याख्या देख लो कि सब सुखी हों, ये एक मूल भावना है कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, किसी की भी रोग ना हो, और सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने, कोई भी ऐसे लोग ना हो जो दुख का भागी हो। तो बहुत छोटा सा है, अगर आप इसे कर दोगे तो 4 मार्क आपको मिल जाएगा। तो यहां से आज हम लोगों ने बहुत सारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब जो व्याकरण है, व्याकरण आपका कल से चलने वाला है, ठीक है। व्याकरण व्याकरण आपका क्लास कल से चलेगा। जितने भी उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, अलंकार हैं, खंड काव्य है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। केवल आप लोग वीडियोज को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लिया करो, और आप लोग मेहनत करो। हम आप लोगों के साथ लगातार रहेंगे, बोर्ड एग्जाम तक रहेंगे, बोर्ड एग्जाम के बाद भी रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।